हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों की जो स्टडी थी, आप लोगों की जो पढ़ाई थी, कहाँ तक चली थी बताइए, आप लोग बताइए। हाँ, मुझे भी पता है कि मैंने बायोलॉजी के क्लास 12 के चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 लेक्चर्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और इतने अच्छे तरीके से कि पता है तुम लोगों को एकदम से याद हो गया होगा बायोलॉजी। सच बताओ। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि मैं जितना पढ़ाया हूँ सच में याद हुआ है कि नहीं। इस लेक्चर के जो आपने पहला लेक्चर मेरा लिया था इसी चैप्टर का, वंशागति का आणविक आधार का, जो आपने लेक्चर नंबर 1 लिया था, वो समझ में आया कि नहीं आया ना। कोई दिक्कत? चलो वहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुम लोगों से। ये बताओ, जिन जिन बच्चों को लेक्चर नंबर 1 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, इसका पार्ट 1, वो क्या करें, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहीं पर आपको वीडियोस मिलेंगे और प्लेलिस्ट पर ही आप लोगों को सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बिना परेशान हुए चैनल की प्लेलिस्ट पर चले जाइए और वहाँ पर तुरंत देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारे वीडियोज़ अपलोड हैं। कक्षा 12 के चैप्टर 5 तक के लेकर के सारे वीडियोज़ उधर ही अपलोड हैं। मैंने आपको लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए के बारे में, डीएनए की संरचना के बारे में, आरएनए के बारे में, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, सारी चीज़ें क्लियर कर दिया था। यहाँ पर मैं आज डीएनए को जो सिद्ध करना है ना, डीएनए को सिद्ध करो कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, आज मैं उसको लेकर आया हूँ और उसको पढ़ाऊँगा। इतनी बेहतरीन तरीके से ना पूरा एक एक चीज़ तुमको क्लियर होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, हाँ बिल्कुल लाइक करना है वीडियो को, और हाँ चैनल को दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है, बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, उनका भी एग्जाम होगा ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास हो सके, ठीक है। इसको बोलते हैं मानवता। यदि आप शेयर करते हैं ना लोगों के पास, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी है ना, जो मानवता है ना, वो भी जिंदा है, वो भी जीवित है, और आपको अपने अंदर की जो मानवता है ना उसको जीवित ही रखना है, मारना नहीं है, ठीक है। चलो ये बताओ, हमने पढ़ा था डीएनए, पढ़ा था ना, तुमने पढ़ा था, हमने नहीं, हमने पढ़ाया था, तुम लोगों ने पढ़ा था ना, सच में पढ़ा था ना। प्रेजेंटी लगा दो सब लोग, चलो प्रेजेंटी लगा दो, चलो चलो चलो, आई एम प्रेजेंट सर, लगाओ लगाओ, तुरंत लगाओ। चलो देखो, हमने पढ़ा डीएनए, डीएनए के बीच में देखा है ऐसे कुछ डंडा डंडा पाया जाता है, पाया जाता है, अरे हाँ पाया जाता है। अब ये बताओ डीएनए किसका मिलकर बना होता है, डीएनए किसका मिलकर बना होता है, बता दिए, डीएनए लिखा है इधर ना, इसीलिए बता दिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। किसका? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। हाँ बिल्कुल। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है ये बताओ, डीएनए के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। इतना जल्दी जल्दी बता रहे हो, अरे बहुत पढ़ लिए क्या यार तुम लोग, पूरा समझ आ गया क्या? चलो अच्छा, अब अगर तुम लोग एक चीज़ मुझे बता दोगे तो मैं समझ लूँगा तुम लोगों ने पहला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है। ये बताओ कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, चलो बताओ। फंस गए, फंस गए, यही ऑप्शन था फंसाने का, हमने तुम्हें फंसा दिया। अब बताओ क्या करोगे। याद है, बहुत से बच्चों को याद है, पता है ना न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या पाया जाता है, नहीं पता? नहीं पता क्या यार तुम भी, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या पाया जाता है ये भी नहीं पता, इतना नहीं पता। 3 चीजें पाई जाती, कौन कौन सी, नीचे कमेंट बॉक्स में तुम लोग करो, यदि नहीं करोगे तो पहला लेक्चर जा करके देखो। लेक्चर कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट पर मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो ये बताओ, हमने देखा कि ये डीएनए है, डीएनए किसका बना होता है, डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। क्लियर है बॉस? क्लियर है। ये भी पता है कि डीएनए के बीच में ऐसा कुछ डंडा बना होता है, ये देखो। अब अगर हम एक किनारे की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ले, सपोज दैट हमने ये श्रृंखला लिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उल्टे हाथ से लिखे, चलो देखो, तो ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी किससे मिलकर बनी होती है आपको पता है, फास्फोरस प्लस सल्फर से मिलकर बनी होती है। उल्टे हाथ से नहीं, सही से लिख जा रहे हैं, चलो सीधे हाथ से लिखते, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे कभी, ठीक है। ये जो रस्सी है फास्फोरस प्लस सल्फर से मिलकर बनी होती है, और जो बीच में डंडा है ये किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी समक्षार से। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा न्यूक्लियोटाइड। 3 चीज़ों से न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना होता है, इनका फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में करो। तो जैसे ये एक हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसी तरह फास्फोरस और शुगर, अब प्लस नाइट्रोजनी समक्षार इधर भी है, 1, 2, है ना। मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। बॉस क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल, है ना। आखिरकार किसने बताया कि ये डीएनए ऐसा ही होता है ना, इस तरह के डीएनए को किसने बता दिया? अरे हमने देखा था डीएनए,
हम बता देते हैं डीएनए ऐसा होता है, सांप जैसा होता है, एक कुंडलित। सांप से पता है मुझे बहुत डर लगता है, कहीं बताना मत किसी से, सांप वाप से भैया अपने को बहुत डर लगता है। अपन सांप वाप देख जाए ना तो सांप चाहे ना भागे, लेकिन हम भाग जाएंगे। है ना, सांप यार पता लगे काट लेना, बचने की कोई चांस थोड़ी ना है, बताओ है। अगर नहीं, वास्तव में अगर जहरीला सांप काट ले तो बचने के चांस थोड़ी ना, कि सोचो अगर कोई जहरीला सांप तुमको डसे और तुम बच जाओ तो बेटा तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है, समझ लो, तभी तुम बच रहे हो, बाकी बचने कोई चांस नहीं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल। तो देखो, सबसे पहली एक चीज ये क्लियर कर लो कि डीएनए की खोज किसने किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था, वो दिया था 1953 में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया, जिनका नाम था जेडी वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक। जेडी वाटसन एंड क्या है, फ्रेडरिक, FHC क्रिक। ठीक है, ये आप लोग इंग्लिश से लिख सकते हैं। ठीक है, 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक आए, जिन्होंने बताया कि डीएनए द्विकुंडली होता है, डीएनए डुअल हेलिक्स होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक जो एसिड है वो बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर के बना होता है, इन्होंने ये बताया। अब इसके लिए इन्होंने बता दिया चाचा लोगों ने, इसके लिए सन 1962 ईस्वी में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार से 1962 ईस्वी में चाचा को सम्मानित कर दिया गया। चाचा हो गए खुश, है ना, वाटसन और क्रिक चाचा बिल्कुल से खुश हो गए, अरे गजब, हमको नोबेल पुरस्कार मिल गया, है ना, तुम लोगों को भी हम नोबेल पुरस्कार देंगे, लोगे ना, लोगे कि नहीं लोगे? अरे यार, हमारा नोबेल पुरस्कार बायो अमन का जो है ना, जो मतलब वो रहेगा, प्राइज रहेगा, वो मिलेगा तुम लोगों को, है ना, आईफोन देंगे बेटा बाद में। ठीक है, पहले चलाना सीख लो ना, चलाना नहीं आता खराब कर दोगे। देखो, डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल है, देख लो आईफोन के लिए कितने तैयार हो गए हैं, खुशी आ गई ना। अब वीडियो लाइक नहीं की अभी तक, चलो कर देना। ठीक है, देखो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल से समझो, द्विकुंडली, ये हुआ भैया एक कुंडल, ये हुआ हमारा द्विकुंडल, क्लियर। तो सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है, तुमको कुछ नहीं पता है, वाटसन और क्रिक चाचा ने बताया तब हमको पता हुआ। सबसे पहली बात है कि डीएनए का प्रत्येक अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मिलकर बना होता है। यहां पे इन्होंने क्या मॉडल दिया कि डीएनए का प्रत्येक अणु, जो डीएनए का अणु होता है वो, डीएनए का प्रत्येक अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। क्लियर है यहां तक? बताओ, यहां तक क्लियर है? कौनो बच्चा का कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे, देखो यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनी समक्षार है, तीन चीजें मिल गई। फिर यहाँ पे यही चीजें हैं, फिर यहाँ पे ये चीजें हैं, फिर यहाँ पे यही चीजें, फिर यहाँ पे फास्फोरस प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनी समक्षार, ये देखो। अब यही चीज इधर भी है, फास्फोरस प्लस शुगर नाइट्रोजनी समक्षार, फास्फोरस प्लस शुगर नाइट्रोजनी समक्षार, ये देखो दोनों चीजें, दोनों तरफ यही चीजें हैं। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि डीएनए का जो प्रत्येक अणु है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। वाटसन और क्रिक ने बताया, सबसे पहले बताया डीएनए के बारे में। मॉडल कब दिया? 1953 ईस्वी में मॉडल दिया कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अब लिखा गया कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के क्लॉकवाइज होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के घड़ी के दिशा में होती, घड़ी जिस दिशा में चलती है ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज होता है। अब सेकंड आया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड चेन में डीऑक्सीराइबोस, शुगर और फास्फेट ग्रुप एकांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड चेन में डीऑक्सी
ठीक है, डीऑक्सी राइबो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप थोड़ा सा लाइट का इशू था, क्लियर हो चुका है। देखो मैंने तुमको बताया कि जो मतलब कि वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने क्या बताया, सबसे पहली चीज़ बता दिया कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है, कन्फर्म है। और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, क्लियर है ये भी। आगे देखते हैं कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड चेन में डीऑक्सी राइबो शुगर फॉस्फेट ग्रुप एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप ये, शुगर ये, फॉस्फेट ग्रुप ये, शुगर ये, फिर फॉस्फेट ग्रुप ये, फिर शुगर ये सब एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। और जिस प्रकार फॉस्फेट ग्रुप और शुगर इस साइड है, उसी प्रकार फॉस्फेट ग्रुप और शुगर उस साइड भी होगा, ठीक है। यानी कि जो उसका जो मतलब कि चेंजेस है वो कहीं अलग नहीं होगा कि इधर अलग है तो उधर अलग हो जाए ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बस 1 सेकेंड, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर इधर भी है ना इस ऐसे है उधर भी ऐसे ही होगा, समझ रहे हो ना। डीएनए समझ लो भैया, डीएनए समझ गए, पूरी बायोलॉजी समझ गए। बायोलॉजी का जड़ है डीएनए, अगर तुम जड़ समझ गए तो पेड़ को समझने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज वाटसन और क्रिक ने बताया कि दोनों श्रृंखलाओं में प्यूरीन और पिरिमिडीन की संख्या बराबर होती है, यानी कि अगर इधर एडेनिन है ना तो उधर ग्वानिन, उधर थाइमिन हर हाल में रहेगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन ये बताइए कि एडेनिन और थाइमिन के बीच का बंध कौन सा होता है। इसके बाद अगर इधर ग्वानिन है तो उधर साइटोसिन आपका हर हाल में रहेगा, कुछ भी हो जाए उधर साइटोसिन का रहना ही रहना, यानी कि पिरिमिडीन और प्यूरिन और पिरिमिडीन की संख्या बराबर होती है। एडेनिन आपका प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है, आपने डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ा है, अच्छे तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि नाइट्रोजनी क्षारक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो नाइट्रोजनी क्षारक के बीच का जो बंध है, ये कौन सा बंध है, हाइड्रोजनी क्षारक, हाइड्रोजन बंध। अब आप लोग ये बताइए फॉस्फेट ग्रुप जिस बंध से शुगर के साथ आकर के मिलता है उस बंध को क्या बोलते हैं, बताइए। फॉस्फेट ग्रुप जिस बंध के साथ मिल करके शुगर के साथ जुड़ता है, अपने आप को जोड़ लेता है, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं। पानी पियोगे, बताइए सर। चलो कर देना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डीएनए का फंक्शन, डीएनए का कार्य, ठीक है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और लिख लेना अपनी नोट्स में, ठीक है। डीएनए का फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दूं क्या इसको, सब ना मिटाऊं, चलो नहीं मिटाता हूं। डीएनए का फंक्शन लिखो, फंक्शन ऑफ डीएनए, क्या हेडिंग पड़ेगी आपकी, फंक्शन ऑफ डीएनए, है ना, यानी कि डीएनए का कार्य। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। सबसे पहले लिखेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इंग्लिश से लिख लो, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, लिखो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जैसे ये चाचा है, इन चाचा का लक्षण इसमें गया, फिर इसका लक्षण इसमें गया, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जा रहा है। जैसे आप लोग हैं, हम हैं, हमारे जो लक्षण है हमको हमारे पूर्वज से मिले, फिर क्या होता है, फिर जो उनके लक्षण थे वो उनके पूर्वज से मिले, है ना। मतलब कि जो लक्षणों का आदान प्रदान है ये चलता रहता है। और ये कौन चलाता है, डीएनए चलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो शर्करा। अब देखिए डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, किसमें सहायक, डीएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है ना। जब डीएनए ऑर्डर देगा तभी तो उधर से आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, तभी तो आरएनए लेकर जाएगा कोशिका को, बोलेगा कि ये कोशिका प्रोटीन बना,
अब आप जैसे होटल में जाओगे खाना खाने, तो आप जब ऑर्डर दोगे तभी तो वेटर लेकर के आएगा। बिना ऑर्डर दिए वेटर ले आएगा कि अच्छा ले लो ये खा लो, दे देगा? इसे थोड़ी ना होता है। ऑर्डर दोगे ना। तो डीएनए क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? डीएनए द्वारा ही जीवों में, डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होता है। आप लोग ये टी शर्ट देख रहे होंगे ना, तो हम लोग भी ला रहे हैं बायोमन की जो टी शर्ट है उसको ला रहे हैं बहुत जल्दी ही, है ना? ठीक है, तो और टीचर्स थोड़ा सा हायर हो जाए तो हम भी बायोमन की टी शर्ट ले आते हैं, वहीं पे सभी लोग वही टी शर्ट पहन के पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? अच्छा रहेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? बताइए। तो चलो, डीएनए में, डीएनए द्वारा जीवों में उत्परिवर्तन होता है। अब जैसे ये बताओ, समझना, ठीक है? बिल्कुल बेसिक बात है। हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, हम बंदर क्यों नहीं है? बताओ। हमारे पूर्वज यदि बंदर थे तो चाचा हम बंदर काहे नहीं है, हम मनुष्य काहे बन गए? तो वहां पे क्या हुआ? पूर्वजों का डीएनए उत्परिवर्तन होता गया, थोड़ा 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 बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और आज हाईटेक डीएनए बन गया। अब जैसे सपोज दैट, समझना, मूवी देखने जाते थे पहले थिएटर में। पहले थिएटर कैसे होती थी? बड़ी बड़ी रील होती थी, उसको चलाया जाता था कैसे कैसे करके, है ना? फिर फोकस जाता था, ढेर सारे लोग बैठते थे, पंखा भी नहीं रहता था, है ना? अब आज का मॉडल देखो, जहाँ पे लोग मूवी देखे जाते हैं, थिएटर देखने, थिएटर में जाते हैं, सिनेमा बोलते हैं आजकल को लोग, सिनेमा में जाते हैं जब मूवी देखने। बताओ क्या मस्त सोफे में बैठा के विथ एसी, बिल्कुल एसी चल रही है सामने, क्या गजब की 3D मूवी चलने लगी है अब तो। ये चश्मा लगाओ, 3D मूवी देख लो, फील कर लो हम पिक्चर में अंदर है घुसे हैं। मतलब जमाना बदल रहा है। इसी तरह हमारा जो डीएनए ना वो भी बदल रहा है। बंदरों में डीएनए अलग था, उत्परिवर्तन के कारण हमारा डीएनए आज अलग है। अलग है ना? अलग है ना? तुम लोगों का भी अलग होगा, है ना? चलो, तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए के कार्य। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको आप लोग सिद्ध करो। ठीक है? क्या है? डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। हेडिंग है हमारा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब भैया सब लोगों को पता है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है? लेकिन कब पता चला है? अभी ही पता चला है ना? अच्छा ये बताओ, कब पहले से तुम लोगों को पता था डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है? पहले जब वाटसन और क्रिक चाचा आए थे, क्या इन लोगों को पता था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है? जब ये लोग आए थे और किसी चीज को भी कह सकते थे कि अरे नहीं चाचा डीएनए नहीं है और ये चीजें हैं अनुवांशिक पदार्थ हैं, और किसी काहे नहीं बोले? डीएनए को काहे बोल दिए? क्योंकि डीएनए वास्तव में अनुवांशिक पदार्थ है ना? तो देखो, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको सबसे पहले बोले थे 1909 ईस्वी में सटन और बावेरी ने। 1902 ईस्वी में, ठीक है, सटन एवं बावेरी ने, ठीक है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको 1902 ईस्वी में बोला गया सटन और बावेरी ने। अब एक आता है कि डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने का प्रमाण। क्या हेडिंग है आपकी? अब हेडिंग डालिए, डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ होने का प्रमाण। ठीक है, यानी कि प्रमाण दो, इसको सिद्ध करके बताओ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ था। ठीक है, ये सिद्ध करके बताओ। बताओ, कर लोगे? नहीं कर पाओगे, आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश से है एविडेंस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। क्या है? एविडेंस फॉर डीएनए, एविडेंस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि प्रमाणित करो डीएनए, है ना? अब भैया विज्ञान तो क्या बोलती? प्रमाणित करो, है ना? अब अगर आपने किसी लड़की को, मतलब प्यार कर रहे हैं आप लोग, जैसे कोई भी है, विज्ञान, अगर विज्ञान पे जाओगे नहीं प्यार व्यार लेकर के, विज्ञान बोलेगी प्रमाणित करो, इस चीज को सिद्ध करो। इसी तरह विज्ञान ने डीएनए में मिला दिया कि भैया सिद्ध करो कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। कई चाचा लोग मिल के आ गए, अरे हम सिद्ध करेंगे, वो बोला हम सिद्ध करेंगे, है ना? बोले ना? चलो, अब इसमें जो सबसे पहले सिद्ध करने वाले हैं वो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या आते हैं? फ्रेडरिक
ग्रिफिथ, ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने अपना प्रयोग किया। तो इनके प्रयोग का क्या नाम है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था? रूपांतरण प्रयोग किया था। अब इन्होंने अपना प्रयोग किसमें किया था? स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर किया था। जो स्तनधारी हैं, जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते थे, क्या करते थे? न्यूमोनिया रोग, ठीक है, न्यूमोनिया रोग, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु, ठीक है, न्यूमोनिया रोग वाला जीवाणु पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर अपना प्रयोग किया और उस जीवाणु का नाम था न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। उस जीवाणु का क्या नाम था? न्यूमोकोकस, ठीक है, क्या नाम था? न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस, न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको? इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। अब देखो, अरे डबल पी नहीं होती, हाँ बस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब ये जो न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया, कंफर्म, टेक इट, क्लियर है। न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी दो प्रकार का पाया जाता है, एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर 2, ठीक है। क्या है? पहला है हमारा नंबर 1 और नंबर 2। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं उग्र विभेद और दूसरे वाले को बोलते हैं अनुग्र विभेद। क्या बोलते हैं पहले वाले को? पहले वाले को हम लोग बोलते हैं उग्र विभेद और दूसरे वाले को बोलते हैं अनुग्र विभेद। अनुग्र विभेद, बताओ, ज्यादा क्लियर है? देखो एक एक चीजें यहाँ पर समझ के चलना है। और अगर तुम लोगों को लग रहा हो ना कि अगर थोड़ी छोटी छोटी चीजें तुम छोड़ते चलोगे यहाँ से, तो देखना आगे नहीं समझ पाओगे। आगे तो मतलब तुम किसी भी हाल में नहीं समझ पाओगे वो सारी चीजें, ठीक है। तो जो उग्र विभेद है उसको हमने बोला एस स्ट्रेन। क्या बोला? एस स्ट्रेन। और जो अनुग्र विभेद है उसको हमने बोला आर स्ट्रेन। बताओ, चलो फिर समझ लो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो रूपांतरण प्रयोग किया था वो क्या किया था? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर किया था, जो स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब देखो, इनको जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु था वो कौन था? डिप्लोकोकस और न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी था, ठीक है। ठीक है, क्या था? डिप्लोकोकस और न्यूमोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस और न्यूमोकोकस न्यूमोनिया के दो भाई थे, एक हो गया उग्र विभेद, दूसरा हो गया अनुग्र विभेद। एक हो गया आपका यस स्ट्रेन, दूसरा हो गया आर स्ट्रेन। अब देखो, यस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं स्मूथ, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन। और इसको आर स्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है रफ स्ट्रेन, ठीक है। इसका हो गया स्मूथ, इसका हो गया रफ स्ट्रेन। अब देखो, अब समझने वाली बात है कि जो यस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, यस स्ट्रेन वाला जो आपका ये है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये एक प्रकार का क्या है? ये आपका बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ठीक है। जो यस स्ट्रेन वाला जो जीवाणु है वो क्या करता है? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है। ये क्या करता है? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देगा, ठीक है। यस स्ट्रेन वाला जीवाणु क्या करेगा? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देगा। लेकिन आर स्ट्रेन वाला जीवाणु है वो न्यूमोनिया रोग नहीं उत्पन्न करेगा, ठीक है। यानी कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी चाचा जो थे उनके दो ही बच्चे थे, पहला है उग्र विभेद, दूसरा है अनुग्र विभेद। जो उग्र विभेद है वो चाचा बिल्कुल डिप्लोकोकस न्यूमोनिन की तरह था, वो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता रहा। लेकिन जो अनुग्र विभेद था, आर स्ट्रेन था, वो न्यूमोनिया रोग नहीं उत्पन्न करता था। सेकंड चीज, ये चिकनी भित्ति वाला था, इसकी जो भित्ति थी वो चिकनी भित्ति थी, है ना, यानी कि इसकी जो बाहरी सतह थी वो क्या थी? चिकनी थी, ठीक है। और ये जो था खुरदुरी भित्ति वाला था,
ठीक है, रफ, ठीक है, रफ का मतलब समझ लो, खुरदुरी भित्ति वाला, और ये चिकनी भित्ति वाला। बताओ बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताओ। अब देखो यस स्टेन में क्या होता था, यस स्टेन में क्या होता है कि यस स्टेन का बाहरी खोल पॉलीसैकेराइड का बना होता है। इसका जो बाहरी खोल है, यस स्टेन का बाहरी खोल पॉलीसैकेराइड्स का मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन उधर यही चीज आर स्ट्रेन में जो है वो क्या है, वो इसका जो बाहरी खोल होगा वो पॉलीसैकेराइड का नहीं बना होगा। जैसे देख लो, ये है आपका यस स्टेन, ये जो पॉलीसैकेराइड इसका जो बाहरी खोल है वो पॉलीसैकेराइड का बना हो गया। अब इसका बाहरी खोल रफ हो गया, ये देखो, ठीक है, क्लियर? यह तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो उग्र विभेद है ये हमारा होता है पैथोजेनिक। क्या होता है? पैथोजेनिक, यानी कि हानिकारक होता है, ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और ये वाला होता है नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, ठीक है, यानी कि ये हानिकारक जो होता है नहीं होता है ज्यादा। देखो उग्र विभेद यस स्टेन और आर स्टेन में ये इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? चलो थम्स अप करो, जल्दी बताओ। इनके लिए एक वर्ड हम लोग और यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वेरुलेंट, वेरुलेंट, और इधर बोलेंगे नॉन वेरुलेंट, नॉन वेरुलेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? वेरुलेंट और नॉन वेरुलेंट, ठीक है। यानी कि ये जो हानिकारक है, मतलब कि जिनका इनका बैड इफेक्ट है, वो क्या होता है? पड़ता है। किसका पड़ता है? यस स्टेन का बैड इफेक्ट पड़ता है और आर स्टेन का बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो, अब इन्होंने चूहों पर इसका प्रयोग कैसे किया था, अब आप लोग ये समझो। तो देखो मैं बच्चे यहाँ पे क्या करूँ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझना, एक एक चीजों को नहीं समझ में नहीं है तो सारी चीजें उड़ जाएंगी दिमाग से, ठीक है। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। अब चूहे में जो प्रयोग हुआ तो उसको बताने के लिए भैया इसको इसे तो मिटाना पड़ेगा। अगर इसे मैं मिटाऊंगा नहीं तो जो चूहे में जिस प्रकार प्रयोग किया था उसको मैं बता नहीं पाऊंगा। तो चलो चलो लिखो इसको। देखो अगर एक चीज तुम नहीं समझ पाए ना तो सोच लेना, अगर अभी नहीं समझ पाए ना तो जिंदगी में कभी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। जिंदगी कभी भी तुम्हें दोबारा से समझने का मौका नहीं देगी कि बेटा अब तुम्हारे पास मौका है, अब समझ लो। अभी मौका है, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लो। इसके बाद यदि आज से तुमने छोड़ा इसको, फिर बेटा मौका नहीं मिलेगा। चलो फिर से समझा दूं, क्या हो गया, फिर से समझा दूं। ग्रिफिथ का जो रूपांतरण प्रयोग था, इन्होंने न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी लिए। डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो भाग थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। इनके दो बच्चे थे। आर स्ट्रेन वाले में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता था, ये है वो है देश का नाटक, उसमें भी देश का नाटक। इतना समझ चुके, अब मैं मिटा देता हूं इसको। चलो इसको आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि उग्र विभेद क्या है, आर स्ट्रेन क्या है, ठीक है। अब मैं एक वर्ड ले लूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। अब देखो इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था? इन्होंने किया था अपना प्रयोग चूहों पर। किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहों पर, ठीक है। चले, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यस स्ट्रेन को चूहों में वो करवाया, क्या करवाया? घुसाया अंदर। यस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था उसको माइस में यानी कि चूहों में क्या करवाया? इंटर करवा दिया। तो क्या हुआ यहां पे? आपका जो चूहा था वो मृत हो गया, यानी कि चूहे को न्यूमोनिया रोग उत्पन्न हो गया, चूहा मर गया। सेकंड में आते हैं, ये हुआ हमारा प्रथम चरण, ठीक है, समझना। प्रथम चरण में जो ग्रिफिथ थे उन्होंने प्रयोग क्या किया कि यस स्ट्रेन वाले है ना बैक्टीरिया को चूहे में इंटर कराया, चूहे के अंदर घुसाया, तो चूहा क्या पाया गया? चूहा मृत हो गया। अब द्वितीय चरण में क्या हुआ कि इन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को फिर से माइस में यानी कि चूहे में इंटर करवाया, तो क्या हुआ? चूहा हमारा जीवित था, समझ गए, चूहा जीवित था। ये हो गया हमारा द्वितीय
चरण। बताओ, पहले चरण दूसरे चरण समझ गए, यानी कि यस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस, वो साला खतरनाक था, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता था, चूहे को मार देता था। और जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो चूहे को नहीं मारता था। क्लियर। अब आते हैं हम लोग तृतीय चरण की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ? तृतीय चरण की तरफ। ठीक है, द्वितीय चरण से हम लोग आगे आते हैं। तृतीय चरण में क्या होता है कि भैया ग्रिफिथ थे, इनके पास था दिमाग, इन्होंने दिमाग लगा दिया कि ताप द्वारा मृत यस स्ट्रेन, इन्होंने क्या किया? ताप द्वारा मृत एस स्ट्रेन। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इसे हीट किल्ड यस स्ट्रेन, यानी कि यस स्ट्रेन को क्या किया? हीट में, ताप के द्वारा मार दिया, हीट उसके अंदर कुछ जनरेट कर दिया। अब किसी के अंदर हीट जनरेट कर दोगे तो क्या होगा? मर जाएगा, वो मर जाएगा ना। तो यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया मर गया। तो जब फिर इसको हीट किल्ड स्ट्रेन को, जैसे समझो ये है कटोरी, इसमें ये आ गया यस स्ट्रेन, इसके बाद फिर इसको जब माइस में इंटर किया गया तो चूहा क्या था? चूहा हमारा जीवित था। अरे गजब भैया, यानी कि ताप द्वारा यस स्ट्रेन को मार दो तो चूहा जिंदा था, और खाली यस स्ट्रेन अगर डाल दो चूहा मर गवा। अब देखो, अब ये तो फिर खड़ा हो गया। अब आता है हमारा चतुर्थ चरण। तृतीय चरण देख लिए, अब आता है हमारा चतुर्थ चरण। अब इन्होंने क्या किया? ग्रिफिथ ने क्या किया कि ताप जीवित आर स्ट्रेन को, ये आर स्ट्रेन था, इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को और हीट किल्ड, क्या लिया? हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को साथ में चूहे में प्रवेश करवा दिया। ठीक है, क्या किया? जीवित आर स्ट्रेन और हीट किल्ड यस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश करवा दिया। तो यहां पर जो आपका चूहा था वो मृत हो जाता है। यही सोचने वाली बात होती है कि आखिरकार इसमें चूहा मरा क्यों? आर स्ट्रेन का डाला, ये हानिकारक नहीं था, नहीं मरना चाहिए था, लेकिन हीट किल्ड यस स्ट्रेन हमने डाला था, यस स्ट्रेन का जो डीएनए है हीट से दबा दिए, जला दिए, चूहा जल गया, बैक्टीरिया जल गया ऊपर से, लेकिन उसका जो डीएनए है वो सेफ था, डीएनए सुरक्षित था। तो क्या हुआ? डीएनए मर सकता है, वो सॉरी डीएनए नहीं मरेगा। अब देखो, अब भैया ग्रिफिथ चाचा सोचने लगे कि ये चूहा जिंदा का ही है। ग्रिफिथ चाचा ही नहीं समझ पाए थे कि इसके अंदर डीएनए, वही डीएनए चला गया, डीएनए आपने ट्रांसफर कर लिया और चूहा जिंदा है, चूहा मर गया यहाँ पर। ग्रिफिथ ये नहीं समझ पाए। अब देखो, चूहे के, है ना, मृत चूहे के शरीर से जिंदा यस स्ट्रेन बैक्टीरिया हमको मिल गया, है ना। ये जो मृत चूहा है ना, इसके शरीर से जिंदा यस स्ट्रेन बैक्टीरिया देखने को मिला। ठीक है, यानी कि आर स्ट्रेन और हीट किल्ड को जब डाला गया तो चूहा मर गया। तो इसके अंदर क्या देखने को मिला? मरा चूहा। क्या हुआ? मरा चूहा है। मरा चूहा के अंदर भैया खोज तो फिर से करेंगे, तो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया उसके अंदर देखने को मिल गया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है अब आप ये समझ लीजिए, बताइए ये समझ में आया कि नहीं? जो मेन समझाने का पॉइंट है ये समझ में आया कि नहीं? हमने बताया था न्यूमोकोकस और डिप्लोकोकस के दो विभेद होते हैं, एक होता है उग्र विभेद, दूसरा होता है अनुग्र विभेद। ठीक है, या यस स्ट्रेन आर स्ट्रेन, यस स्ट्रेन वाले को माइस में इंटर करवाया, चूहा मृत, आर स्ट्रेन वाले को इंटर करवाया, चूहा जीवित। तृतीय चरण में ताप द्वारा यस स्ट्रेन को मार दिया, चूहा जीवित था। लेकिन चतुर्थ चरण में क्या किया? आर स्ट्रेन को और हीट किल्ड यस स्ट्रेन को आपस में मिलाया, तो चूहा क्या हुआ? चूहा मर गया, यानी कि चूहा का काम लग गया। अब जब चूहा काम लग गया, ग्रिफिथ सोचने लगे आखिरकार ये मरा क्यों। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि आर स्ट्रेन वाला जीवाणु ताप द्वारा मृत, आर स्ट्रेन वाला जीवाणु ताप द्वारा मृत, है ना, ताप द्वारा मृत यस स्ट्रेन वाले जीवाणु के साथ रूपांतरित हो गया। ठीक है, आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था वो हीट किल्ड यस स्ट्रेन वाले डीएनए से आपस में बदल गया, यानी कि यस स्ट्रेन का जो डीएनए था, इसका जो डीएनए था वो आर स्ट्रेन में चला गया, चूहा मर गया। बताओ, तो निष्कर्ष क्या निकला? लिखो, निष्कर्ष में हेडिंग डालो, निष्कर्ष लिखो, आर स्ट्रेन वाला जीवाणु ताप द्वारा मृत एस स्ट्रेन वाले जीवाणु के द्वारा रूपांतरित हो गया।
आर स्ट्रेन वाला जीवाणु ताप द्वारा मृत एस स्ट्रेन वाले जीवाणु के द्वारा रूपांतरित हो गया। ग्रिफिथ यह नहीं जानता था कि कौन सा कारक आर जीवाणु को उग्र विभेद में परिवर्तित कर रहा है। अब देखो मेन चीज यही था कि ग्रिफिथ को ये चीजें नहीं पता थी कि यस स्ट्रेन से कौन सा चीज आर स्ट्रेन में जा रहा है, जिसके कारण से जो चूहा है वो मृत हो रहा है। अब तुम्हें बता दे तुम्हें नॉलेज के लिए कि इस बैक्टीरिया के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा होता है डीएनए। ग्रिफिथ को ये नहीं पता था कि आखिरकार कौन सा कारक जा रहा है जो चूहे को मार दे रहा है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। बताइए, यानी कि ग्रिफिथ यहां तक आते आते ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि डीएनए ही है जो मतलब लक्षण को इस पीढ़ी से लक्षण उस पीढ़ी में ले जाता है। डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये ग्रिफिथ ने नहीं सिद्ध कर पाए थे। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं इसके आगे। ठीक है, ले लिए? चलो, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। मिटा दें? चलो यहां से मिटा देते हैं इसको। और कोई न्यूज यूज है आप लोगों के पास? अच्छा ये बताइए, आप लोगों में कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर? इन केस आप लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की है? बताइए, कितने बच्चे हैं जो हमारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आगे चल के एमबीबीएस बनना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, बीएचएमएस करना चाहते हैं? बताइए, चले चले जल्दी कराएं, जल्दी करें भैया, टाइम थोड़ी ना है, पढ़ाएं। चलो अगला आता है हमारा प्रयोग, यही है, क्या है? एविडेंस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि सिद्ध करो कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग समझ लिए? लिख लोगे ना? 1 पेज लिख लोगे तुम, 2 पेज लिख लोगे। अब देखो तीसरा प्रयोग आता है एवेरी मैक्लॉयड या मैककार्टी का प्रयोग। क्या होता है? मैक्लॉयड या मैककार्टी का प्रयोग। ठीक है, एवेरी, इसके मतलब इनका जो नाम है ना एवेरी भी आता है, तो ये समझ जाना कि मैक्लॉयड या मैककार्टी का प्रयोग, इन्होंने क्या प्रयोग किया था? ग्रिफिथ ने प्रयोग किया आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन पर। ग्रिफिथ का प्रयोग बिल्कुल सही था, लेकिन ग्रिफिथ ने यह सिद्ध नहीं कर पाए कि आखिरकार जो ये कारक जा रहा है जिसके कारण से जीवाणु मर जा रहा है वो डीएनए है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। ग्रिफिथ ने यह सिद्ध नहीं कर पाए। अब जब ग्रिफिथ यह चीज नहीं सिद्ध कर पाए तो ये क्या आते हैं? मैक्लॉयड या मैककार्टी चाचा आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपना प्रयोग 3 कफ पर करते हैं। ये देखो हमने बना लिया 3 कफ, 3 कफ बना लिया। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलो बना लो। अब चाचा ने क्या किया कि हमको पता है कि यस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, यानी कि डिप्लो और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया का यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया काफी खतरनाक है, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है। यस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को उन्होंने ऊपर रखा और इस गिलास में आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को डाल दिया। तीनों ग्लास में क्या किया? आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को डाल दिया। अब देखो, अब खेल शुरू होता है। अब खेल क्या शुरू होगा कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में क्या क्या होता है? बैक्टीरिया में मेनली होती 3 चीज। पहली क्या हुई? पहली हो गई आपकी प्रोटीन, दूसरी क्या हुई? दूसरी हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा क्या हुआ? तीसरा हो गया आपका डीएनए, जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। यानी कि बैक्टीरिया में 3 चीजें होती हैं, प्रोटीन जिसका आवरण बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो यहां पे क्या किया? यस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का प्रोटीन इन्होंने अलग किया, इस प्रोटीन को आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया। अब जब इन्होंने मैक्लॉयड और मैककार्टी ने, अच्छा नहीं दिख रहा यार, हाँ, मैक्लॉयड या मैककार्टी ने प्रोटीन को आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया, तो इनको क्या देखने को मिला कि यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है ना, यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया इनको नहीं देखने को मिला। इसका प्रोटीन इसके अंदर आया, तो यानी कि यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इधर कुछ देखने को ही नहीं मिला। अब बताओ
सबसे बड़ी दिक्कत आ गई चाचा के पास कि बताओ इधर प्रोटीन को इसके अंदर डाला आर स्ट्रेन के पास, कोनो बैक्टीरिया ना देखने को मिला, अब क्या होगा? चाचा हार नहीं माने, बुद्धिमान थे, हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान थे। चाचा ने कहा ये कार्बोहाइड्रेटवा को डाल के देखो। अब जब कार्बोहाइड्रेट को डाल दिया आर स्ट्रेन वाले में मिला दिया, यस स्ट्रेन का आर स्ट्रेन में मिला दिया, तो यहां पर भी यस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं देखने को मिला। अब दोनों चाचा उदास हो गए, मैकलॉयड और मैककार्टी जो थे दोनों उदास हो गए, बिल्कुल मुंह लटका लिए कि अरे मतलब हद मचा दिए भैया, प्रोटीन डाले तब ना मिला, कार्बोहाइड्रेट डाले तब नहीं मिला, अब अंतिम में बचा डीएनए। डीएनए होगा तो होगा, नहीं हमारा प्रयोग हुआ गलत हो जाएगा। चाचा का पता था कि डीएनए सही होगा, ये चाचा का पता था कि डीएनए सही हो जाएगा। अब ये चाचा क्या करते हैं, लेते हैं डीएनए को अंतिम में बिल्कुल उदास उदास लेते हैं, ऐसे बिल्कुल मुंह बना के लेते हैं कि चलो डीएनए से देख लेते हैं। अब ये चाचा जब डीएनए को लिए इसमें डाल दिए भैया आर स्ट्रेन में, देखते देखते थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर यस स्ट्रेन के जीवाणु देखने को मिले। अरे गजब, समझ लो, मतलब कि ग्रिफिथ ने इतना बड़ा प्रयोग कर लिया चूहों में, वो एग्जैक्ट नहीं सिद्ध कर पाया कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। उनको मतभेद था कि साला प्रोटीन भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, कौन कर फन पता नहीं, लेकिन मैकलॉयड और मैककार्टी चाचा ने, दोनों चाचा ने मिल करके सिद्ध कर दिया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। और जब इन्होंने डीएनए को इससे मिलाया तो यहाँ पे यस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे वो दौड़ने लगे, आ जाओ देख लो। इन्होंने सिद्ध कर दिया मैककॉर्ट और मैककॉल्टी ने, है ना, अरे सॉरी, मैकलॉयड और मैककार्टी ने सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही वास्तव में अनुवांशिक पदार्थ होता है। इन्होंने इस प्रयोग में यह सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब देखो 1933 से 1944 तक जब मैककार्टी का जो प्रयोग था वो 1933 से 44 के बाद मैककार्टी का प्रयोग हुआ। तो देखो 1933 से 1944 के कार्य से पहले ऐसा समझा जाता था कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। 1933 और 1944 से 1933 के पहले ऐसा समझा जाता था कि जो अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें से लक्षण जाते हैं वो क्या है, वो प्रोटीन है। अब देखो यहां पर क्लियर हो गया कि डीएनए है। अब एक चाचा और थे जो इसको एग्जैक्ट क्लियर करने आए, कि हमारे का एग्जैक्ट क्लियर करके जब कि यह मतलब कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। अब उन चाचा को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उनको हम लोग जानते हैं हर्शे ओम सेज का प्रयोग के नाम से जानते हैं, उसको हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल, है ना, मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, इसको मिटा देते हैं अब हम, है ना। अब ये जो हर्शे और चेज का प्रयोग है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक एक चीजें क्लियर करना पड़ेगा। तो तुम लोग अगर शांत बैठे हो ना तो शांत मत बैठो, अब एक कॉपी ले लो, नोट्स में लिखते जाओ तुरंत मेरे साथ, ठीक है। क्या नाम था? एल्फ्रेड डी हर्शे एवं मारिया चेज का प्रयोग। क्या है? एल्फ्रेड डी हर्शे एवं मारिया चेज का प्रयोग, ठीक है। इसको हम लोग हर्शे और चेज के प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम था एल्फ्रेड डी हर्शे एवं मारिया चेज का प्रयोग। अब देखो एल्फ्रेड डी हर्शे और मारिया चेज ने सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने एग्जैक्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, तो हर्शे और चेज ने सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। हर्शे और चेज नामक वैज्ञानिक आए और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वही अनुवांशिक पदार्थ होता है, वही जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल सिद्ध कर दिए। अब देखो इन्होंने अपना प्रयोग किया था 1952 ईस्वी में। कब किया था? 1952, यानी कि 1944 जब मैकलॉयड और मैककार्टी प्रयोग किए थे उसके बाद 1952 ईस्वी में इन्होंने प्रयोग किया। अब इनका प्रयोग कैसा था? इनका प्रयोग था बैक्टीरियोफेज के ऊपर। चलो लिखो, किस पर था?
बैक्टीरियोफेज के ऊपर। और आपको पता है बैक्टीरियोफेज क्या होता है? विषाणु होता है। ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं को खाता हो। कैसा विषाणु? ठीक है, ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता हो, और इसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु भोजी। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को हम लोग बोलते हैं जीवाणु भोजी। इन्होंने किस किस पर प्रयोग किया? बैक्टीरियाफेज, और दूसरा था इस्चीरिया कोलाई। ठीक है, इस्चीरिया कोलाई, जिसको हम लोग ई कोलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस पर प्रयोग किया? इस्चीरिया किस, ये गलत लिख गई। ठीक है, चलो लिख लो, है ना, क्या है ये? इस्चीरिया कोलाई, जिसको हम लोग ई कोलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो बैक्टीरियोफेज यानी कि जो जीवाणु भोजी था, जीवाणु भोजी पर प्रयोग किया, और इस्चीरिया कोलाई पर इन्होंने प्रयोग किया। इनके दो प्रयोग थे। ठीक है, विषाणु क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करें, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज यानी कि विषाणु। बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज आपको एक बना करके दिखा देते हैं कैसा होता है। बैक्टीरियोफेज आपका ऐसा दिखता है, देखिएगा। इसके अंदर उसका भरा होता है डीएनए। ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्या हो गया? बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज का क्रिया किसके साथ करा है? इस्चीरिया कोलाई, यानी कि ये हो गया हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया। ये कौन सा है? ई कोलाई। अब आपको ये पता होगा कि इस्चीरिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, उसका जो केंद्रक होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो उसका डीएनए कोशिका द्रव में ही भरा रहेगा। तो क्या होता है, देखो अब हमको ये पता है, हमको क्या पता है कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। इधर हमने देखा, इधर हमने इसके डीएनए को निकाल लिया। ठीक है, और इसके भी डीएनए को निकाल लिया, यानी कि दो डीएनए लिया हमने। एक डीएनए में हमको पता है कि फास्फोरस पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस को हमने पी से लिया। ठीक है, फास्फोरस पाया जाता है, और सल्फर, फास्फोरस पाया जाता है, और जो सल्फर है वो नहीं पाया जाता है। लेकिन एक डीएनए लिया और दूसरा प्रोटीन लिया, सॉरी, डीएनए और प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या था? प्रोटीन में जस्ट इसका उल्टा था। इसमें क्या था? इसमें जो था सल्फर था, इसमें जो हमारा सल्फर था, यानी कि जो यश था वो पाया जाता था, और जो हमारा फास्फोरस था वो नहीं पाया जाता था, वो नहीं पाया जाता था। इन्होंने क्या किया? हर्शी और चेज ने दो चीजों के लिया, पहले तो डीएनए और प्रोटीन। डीएनए में देखा गया कि फास्फोरस पाया जाता है, और प्रोटीन देखा गया कि फास्फोरस नहीं पाया जाता है। बताइए, यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देख लेते हैं। इन्होंने फिर दो पात्र लिए, ये देखो, इन्होंने दो पात्र ले लिए, इसके अंदर इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डाल दिया। ये देखो दो पात्र हैं। चलो रंगीन कलम ले लेते हैं, है ना, क्या ले लेते हैं? रंगीन कलम। इसके अंदर इन्होंने क्या किया? इसके अंदर इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डाल दिया। इधर भी चित्र बना दे बैक्टीरियोफेज का, है ना, बना लेना अपने मन से ऐसे बिल्कुल। ठीक है, ये हुआ बैक्टीरियोफेज। अब जब इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डाला तो एक में इन्होंने डीएनए डाला, इधर इन्होंने डाल दिया डीएनए, और इधर डाल दिया इन्होंने प्रोटीन। जब इधर इन्होंने डीएनए डाला तो इसमें क्या देखने को मिला कि जो इनका डीएनए था, इस बैक्टीरियोफेज का जो है ना, जो डीएनए है
उसके अंदर फास्फोरस 32 को इन्होंने डाल दिया। क्या डाला? फास्फोरस 32 को। इन्होंने फास्फोरस 32 को डाला। हमको पता है कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है और सल्फर नहीं पाया जाता, सल्फर का नामो निशान नहीं। अब इधर इन्होंने प्रोटीन को क्या किया? प्रोटीन को इसके अंदर डाला। जब इधर इन्होंने प्रोटीन को इधर डाला तो इन्होंने डाला इसमें सल्फर का 35 डाला। ये सल्फर 35 ये क्या है? इसका समस्थानिक है, यानी कि सल्फर में कुछ और करके उसका परमाणु भार जो था, एटॉमिक वेट था, उसको बढ़ा दिया गया। मेनली समझ लो, यहाँ पर खाली समझ लो, फास्फोरस 32 था, सल्फर 35 था, याद कर लो। ठीक है, इसको जब फास्फोरस 32 को इसके अंदर डाला बैक्टीरियोफेज के अंदर, तो भैया ये कलर्ड हो गया। इसका डीएनए कैसा हो गया? इसका डीएनए हम लोग मान लेते हैं ऐसा हो गया। जब इसको सल्फर को डाला तो इसका डीएनए पहले की तरह बेसिक डीएनए था, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमको ये पता है कि बैक्टीरियोफेज जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, बैक्टीरियोफेज फर्स्ट के अंदर का जो डीएनए है उसके अंदर क्या पाया गया? उसके अंदर फास्फोरस 32 डाल दिया गया और उसके अंदर प्रोटीन कौन सी पाई गई? जब फास्फोरस 32 है तो सल्फर प्रोटीन पाई जाएगी। अब प्रोटीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सल्फर का प्रोटीन क्रमांक 32 होता है, जो कि सल्फर है सामान्य सल्फर है, अब नॉर्मल है। ठीक है, अब इधर बैक्टीरियोफेज सेकंड में क्या है कि यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए का जो फास्फोरस है वो क्या है? वो नॉर्मल है। यहाँ पे नॉर्मल फास्फोरस नहीं है। नॉर्मल फास्फोरस का परमाणु क्रमांक दूसरा होता है, 30 होता है शायद। ठीक है, अब इधर जब डीएनए में फास्फोरस नॉर्मल है तो इधर प्रोटीन कितना है? इधर प्रोटीन है आपका 35 यस। ठीक है, उधर 32 यस है, इधर 35 यस है। अब देखो, मेन चीज अब यहीं पे समझना है। ठीक है, चलो ऊपर का लिख लो तुम लोग पहले, नीचे का फिर मिटा देते हैं, फिर समझा देते हैं, क्लियर हो जाता है यहीं पे। चलो मिटा दें, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? चलो लिखो 32 या 35 समझ गए ना कि डीएनए स्टीरिया, मतलब कि जो स्टीरिया कोलाई नहीं था बैक्टीरिया, जीवाणु भोजी के दो भाग लिए, एक जीवाणु भोजी का निकाल लिए डीएनए, एक निकाल लिया प्रोटीन। देख लिया कि डीएनए में फास्फोरस पाया गया तो उन्होंने कोई अलग फास्फोरस डाल दिया चेक करने के लिए। ठीक है, चलो यहां तक मिटा देते हैं इसे। ठीक है, इसे मिटा दे समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी वो समझाना पड़ेगा ना, नीचे वाला बना रहने देते हैं। अब हमको ये पता है कि इसके अंदर डाला गया था डीएनए। अब देखो, सबसे पहले अब हम बनाते हैं बैक्टीरियोफेज। ये बनाया बैक्टीरियोफेज और ये किया हमारा एस्चेरिचिया कोलाई। ये है हमारा बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज के अंदर अभी आप लोगों ने देखा कि, है ना, इसके अंदर कौन सा डीएनए है? फास्फोरस 32 का डीएनए है। कौन सा डीएनए है? फास्फोरस 32 का डीएनए है। कौन सा जिसके अंदर डीएनए है? इसके अंदर जो डीएनए है वो कौन सा है? फास्फोरस 32 का। ये जो डीएनए है वो फास्फोरस 32 है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, फिर दूसरा बैक्टीरियोफेज बनाया। मिटा दो इसको, नीचे वाला मिटा दो, बना लेना इसी तरह। ठीक है, समझना। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा समझ नहीं आ रहा, अभी समझ आएगा पूरा, बस थोड़ा सा सब्र रखना। ठीक है, कठिन है, थोड़ा सा सब समझना। ठीक है, ये देखो चिपक गया, ये हो गया हमारा ई कोलाई। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर हमको पता है डीएनए था। ठीक है, और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर है प्रोटीन। जब इसके अंदर प्रोटीन है तो इसके अंदर क्या होगा? सल्फर होगा, और सल्फर आपको पता है 35 होता है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा हमारा सल्फर, इसके अंदर होगा फास्फोरस। अब देखो, एस्चेरिचिया कोलाई का भी तो एक डीएनए वो होगा, डीएनए होगा, बताओ। ये देखो, ये हो गया हमारा एस्चेरिचिया कोलाई का डीएनए, ये हो गया। एस्चेरिचिया कोलाई का भी डीएनए है, और किसका डीएनए है? और हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज का डीएनए। एस्चेरिचिया कोलाई का डीएनए और दूसरा हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज का डीएनए।
ये हो गया हमारा इधर डीएनए और ये हो गया इधर प्रोटीन। जब इसका डीएनए बैक्टीरियोफेज का डीएनए इस चिड़िया कोलाई के अंदर डीएनए जाता है, ये क्या होता है, ये मिस जाता है। अब इसका डीएनए यानी कि इस बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर प्रोटीन थी खाली, उसका डीएनए इसके अंदर जाता है तो ये भी मिस जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि किधर बैक्टीरियोफेज बनता है, किधर बैक्टीरियोफेज तैयार होता है। तो जब इसके अंदर हमने झांक करके देखा, यानी कि जब हमने इसकी संतान को देखा, तो इसकी संतान में हमको देखने को मिला 32 फास्फोरस वाले बैक्टीरियोफेज पैदा थे। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज इसके अंदर बने थे उनके अंदर क्या था, उनके अंदर फास्फोरस 32 था। ये देखो इसके अंदर ये दोनों बने थे, दोनों नहीं कई ढेर सारे बने होंगे, ठीक है। तो क्या था, फास्फोरस 32 इनके डीएनए में हमको देखने को मिला। अब देखो, अब जो इसकी संतानें आपस में बनेंगी, ये डीएनए आपस में मिलेगा, जब मिलेगा तो कोई नया बैक्टीरियोफेज बनेगा। अब उस बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या था, अब देखो यहां पे हमने प्रोटीन को डाला था सल्फर, और जो हमारा जो डीएनए था वो कैसा था, वो था फास्फोरस, वो भी नॉर्मल। जब फास्फोरस नॉर्मल था तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी हमको फास्फोरस नॉर्मल ही देखने को मिला, ठीक है। यानी कि इसका डीएनए इसके डीएनए से फास्फोरस नॉर्मल देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे हमने 35S की प्रोटीन डाली थी, सल्फर 35 का प्रोटीन डाला था, लेकिन हमको यहाँ पर प्रोटीन जो थी, ये जो यहाँ पर हमारी जो प्रोटीन थी वो हमको देखने को नहीं मिली। यहाँ पे प्रोटीन देखने को नहीं मिली। ये बताओ, यहाँ पे हमने 32P का फास्फोरस डाला, इसके लौंडे में, इसके बच्चे में 32P देखने को मिला। समझना, गौर से समझना एक एक टॉपिक। 32P डाला, 32P देखने को मिला डीएनए, लेकिन 35S प्रोटीन डाला, इधर 35S प्रोटीन देखने को नहीं मिला। यानी कि सोचो एक डिब्बा है, उस डिब्बा के अंदर तुम जो डाल दोगे वही निकलेगा, जो डिब्बा के अंदर डालोगे वही निकलेगा। डीएनए को डाला, डीएनए निकल रहा है, डीएनए को डाला, डीएनए निकल रहा है। लेकिन तुम प्रोटीन डाल रहे हो तो प्रोटीन डिब्बावा खा लेता है, प्रोटीन डिब्बावा खा लेता है। तो जब प्रोटीन को डिब्बा खा लेगा तो डिब्बा थोड़ी निकालेगा, नहीं निकालेगा ना। तो फिर क्या है, डीएनए था 32P फास्फोरस का, देख लो ये बच्चे बन गए 32P फास्फोरस वाले, लेकिन यहाँ पे जो 35S सल्फर था, इधर जो प्रोटीन थी, इधर प्रोटीन को पाइन नहीं गए। ये लो, अब होगा वो सबसे बड़ी दिक्कत। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। यहाँ पे सिद्ध हुआ कि भैया अगर प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होती तो इस बच्चे से इन दोनों मतलब कि जनकों में जो बच्चा बन रहा है उसके अंदर 35S की प्रोटीन होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर 35S की प्रोटीन है ही नहीं है। यानी कि यहीं से सिद्ध हो गया कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। और हर्षे और चेज ने सीना तान के, छाती ठोक के कह दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। सर्वमान्य रूप से बोल दिया कि क्या हो गया, यहाँ पे देखो 35P का डीएनए था, यहाँ पे 35P का डीएनए मिला, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो खुद ही आनुवांशिक पदार्थ होता है और कोई भी चीज आनुवांशिक पदार्थ नहीं होती है। यानी कि सर्वमान्य रूप से सिद्ध करने वाला वैज्ञानिक कौन थे, हर्षे और चेज। हर्षे और चेज ने सर्वमान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। बताओ बच्चे, यहां तक एक एक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को कि नहीं, बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो तुम लोग। चलो, यहां तक एक एक चीजें, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं या फिर नहीं, बताइए बॉस, बताओ भैया। बायोअमन के परिंदे हो तुम लोग, और जहां पर उड़ के जाओगे ना वहां पर बायोअमन का नाम रोशन करोगे भैया। इसीलिए हम अपना नाम पहले से रोशन रख लिए हैं, बायोअमन रोशन। एक दूसरा चैनल बनाएंगे बायोअमन रोशन करके। अब देखो इसके अंदर लिखो, निष्कर्ष क्या निकला कि इससे यह संकेत मिला कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं कर रहा है।
ये जो प्रोटीन है विषाणु से जीवाणु में प्रोटीन प्रवेश नहीं कर रहा है। इसी कारण से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसी कारण से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को ही माना गया, जो विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है। यहां से विषाणु था, जीवाणु में प्रवेश करके बच्चों में भी डीएनए बन गया, जिसको बोला गया ये एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। बताइए, चलो बताओ, क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? तो देखो तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक होगी, थोड़ा सा खोल के देख लो। आज का वीडियो, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। बहुत लॉन्ग हो गया, बोर हो चुके यार तुम लोग। बोर हो गए ना? सच बताओ, बोर हो गए कि नहीं? दिल खोल के बताओ। दिल खोल के मतलब चाकू से काट के ना दिखा देना कि हमको काट के दिखा देना, पुलिस वाले आके हमका उठा ले जाए, अबे तुम ही बोले थे दिल खोल को, चाकू से काट डाला। ऐसे नहीं, दिल खोल के मैं सच्चे दिल से बताओ, है ना? बच्चे दिल के सच्चे, आप लोग बच्चे हैं तो क्या है, दिल के सच्चे हैं, है ना? है ना? अरे हैं, बिल्कुल है, सोच का रहे हो, सच में हो यार। तुम लोगों को लगता होगा ना मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, ये अपने बारे में तुम लोग सोचते हो। मैं नहीं, मैं तो भैया बहुत अच्छा हूँ अपने बारे में। देखो अपने बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा जाता है बच्चे। अगर तुमको लगता होगा मैं गंदा हूँ, मुझे नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सबके अंदर सबकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। क्या पता तुम्हारे अंदर कोई दूसरी क्वालिटी हो, क्या पता तुम फुटबॉल खेल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाओ, क्या पता तुम पेट्रोल पंप पर काम करके धीरू भाई अंबानी बन जाओ, क्या पता तुम चाय बेच करके नरेंद्र मोदी बन जाओ। क्वालिटी सबके अंदर बेटा अलग अलग होती हैं, एक चीज के अंदर क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है? जैसे हम ही है, पूछ लो फिजिक्स पढ़वा लो 12 की, फिजिक्स ना पढ़ा पाएंगे। अब भाई हमारे अंदर क्वालिटी है बायोलॉजी पढ़ाने की, बायोलॉजी समझाने की, और कसम से कह रहा हूँ पूरी बायोलॉजी समझ आ गई होगी तुम लोगों को। चलो कमेंट कर दो समझ आ गई हो तो, ठीक है? तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। ये पार्ट आपका प्लेलिस्ट पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जा करके वीडियोस को देखिए, वीडियो को लाइक करिए और ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिए, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। किसी प्रकार की दिक्कत के लिए ढेर सारा नीचे कमेंट करिए। किसी प्रकार की दिक्कत के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। तो ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।